मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको वो दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाए पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाए पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तैयार कर। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 10th के मैथ का, वो भी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए। तो यदि आप शुरू से अंत तक पूरा क्लास देखेंगे, शुरू से अंत तक सारे क्लास को देखेंगे, तो आप 101% आप 95% रिजल्ट जरूर लेके आएंगे। तो आज का वीडियो जो है ना, ये वास्तविक संख्याओं के बारे में है। जितने भी प्रकार की संख्याएं होती हैं, इन सभी संख्याओं के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम ही क्या, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जो है इससे रिलेटेड यदि कुछ आया, या यूं कहिए कि इससे बाहर नहीं आता, संख्याओं से रिलेटेड जो भी आज शुरुआत में हम बताएंगे उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये आप बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी आप करते जाएंगे। तो चलिए संख्याओं के बारे में पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और साथ ही साथ प्रश्नावली 1.1 पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। तो चलिए संख्याओं के बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं। ये पहले तो हम देख लेते हैं, देखिए जितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं, जो भी वास्तविक काल्पनिक है ना, सभी संख्याओं को मिला करके जो संख्याएं होती हैं ना, उनको कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, ये सम्मिश्र संख्याएं। अब सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले कुछ संख्याओं के बारे में यहाँ हम लिख दे रहे हैं। सम्मिश्र संख्याएं जो है ना, ये वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। वास्तविक संख्याएं और किससे? काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी सम्मिश्र संख्या, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। और वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, और काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर। ठीक, तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं कौन होती हैं, ध्यान दीजिएगा। ऋणात्मक संख्या का यदि वर्गमूल निकाला जाए ना, तो वही काल्पनिक होता है, बस इतनी बात है। तो ऋणात्मक संख्या में यदि हम ले लें ये कि -√1, ठीक है, रूट में -1, यही जो है काल्पनिक नंबर होता है। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। आई बराबर -√1 के होता है, और इसको बोलते हैं आयोटा। जिसमें भी ये आई आ जाए, आप जान जाइए कि वो क्या है, काल्पनिक संख्या है। ठीक है ना, क्या है? काल्पनिक संख्या। अब देखिए ये संख्याओं के रूप में अगर हम कहें -3, -5, -4, ये सभी क्या हैं? काल्पनिक संख्याएं। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि -4 कहीं वास्तविक संख्या तो नहीं है। -2 अगर करें, ध्यान दीजिएगा, -2 ये बताइए, ये वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या? आपको क्या लगता है? ये वास्तविक संख्या है। -2 जो है ये क्या है? वास्तविक संख्या है। अभी बताते हैं कैसे। लेकिन अब देखिए -2 इंटू -2 करोगे तो ये तो भैया, ये देखिए समझिएगा, ये रूट के अंदर ये तो 4 हो गया ना, तो 4 का यदि करोगे तो -2 में टूटेगा और बाहर आएगा, तब -2 आप लिख सकते हो। लेकिन ये -4 को जो है आप कितना लिख सकते हो? ये बन सकता है 2 गुणे 2 और फिर -1, ठीक है। और 2 गुणे 2 को बाहर करोगे, रूट में -1 को अभी हमने बताया क्या? आई, 2i, ठीक। तो ये 2i, ये क्या हो गई? काल्पनिक संख्या हो गई। ठीक, चलिए अभी इसके बारे में फिर से लौट के आते हैं। बात निकल के आ गई थी वास्तविक संख्या की, तो पहले इसको भी समझ लेते हैं। वास्तविक संख्याओं में देखिए भैया, 0 सहित धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4, चाहे जहाँ तक चले जाइए, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ऋणात्मक वाली संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3। अब देखिए भैया -2 लिखे हैं ना, तो ये वास्तविक संख्या है, तो क्या ये काल्पनिक होगी? ये भी वास्तविक होगी। बात समझ में आई? अच्छा, अब देखिए इसके बाद
इसमें वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत जैसे कोई भिन्न वाली संख्या हो 2/5 या फिर 5/2 कर दें, 3/2 कर दें, 2/3 कर दें, ये सभी क्या हैं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। और इसके साथ ही साथ ये धनात्मक ऋणात्मक भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। ये सभी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और इसके बाद ये पाई जो है ये भी वास्तविक संख्या ही है। ठीक है, बात समझ में आई इतना? अच्छा, ये हो गया भैया वास्तविक संख्या। ये हो गई वास्तविक संख्या। अब यहां पे आए तो ये काल्पनिक संख्या, हमको तो नहीं लग रहा है कोई डाउट होगा। ऋणात्मक संख्या में करड़ी वाली संख्या, करड़ी के अंदर ऋणात्मक संख्या हो तो वो काल्पनिक कहेंगे, या यूँ कहिए जिसमें आई का गुणा हो वो काल्पनिक संख्या हो जाएगी। अब इन दोनों को मिला दिया जाए ना तो वो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। सम्मिश्र संख्याओं में देखिए, ये जो वास्तविक संख्या इसको अगर यक्ष से डिनोट करें, किससे, यक्ष से, और काल्पनिक संख्या को वाई से अगर दिखाएं तो सम्मिश्र संख्या क्या हो जाएगी, यक्ष प्लस आई वाई। ठीक है ना, आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे तो सम्मिश्र संख्याओं को इसी रूप में दिखाया जाता है, यक्ष प्लस आई वाई के रूप में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण करते हैं हम लोग। तो वास्तविक संख्याएं, इनको दो वर्गों में बांटेंगे हम लोग, एक तो परिमेय और दूसरी अपरिमेय। एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। तो चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं परिमेय संख्या, संख्याएं कह लीजिए, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक, तो परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। ये क्या होती हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और ये होता है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए ध्यान से, परिमेय संख्या होती क्या है, ये आप लोग बहुत पढ़ चुके हो, इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है ना। चलिए डिटेल में समझते हैं। P/Q के रूप में जिन संख्याओं को लिखा जा सकता है वे हैं परिमेय संख्याएं। और इसमें साथ ही साथ कंडीशन है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और P व Q क्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। आप लोग भी साथ में बोलते रहे, जैसे हम पूछें क्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या, ऐसे ही। ठीक है ना, बोल बोल के पढ़ेंगे तो ये चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी, आप बोर नहीं होंगे और सारी चीज़ें तुरंत का तुरंत यही याद भी हो जाएगा। चलिए, तो P व Q सहभाज्य संख्या हो गई। अब सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ध्यान से सुनिए, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त और कुछ ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त और कुछ ना हो, वो होती है सहभाज्य संख्याएं। अब जैसे देखा जाए कि 2 और 5, देखिएगा 2 और 5 ये किसी से कटेगी, एक के अलावा नहीं कटेगी, मतलब 2 और 5 क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अगर हम करें 20/5 कर दें तो ये कट जाएगी ना, ये 5 से कटेगी, ये भी 5 से कटेगी। इसका मतलब 20 और 5 जो है ये सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है, चूंकि कट जा रही भैया एक के अलावा किसी से। अगर एक के अलावा किसी से कट जा रही तो वो सहभाज्य संख्या नहीं है, और नहीं कट रही एक के अलावा किसी से तो वो सहभाज्य संख्या है। कोई डाउट यहां तक? नो। अच्छा, अब परिमेय संख्याएं कौन होती हैं, अभी ये भी थोड़ा सा और इसमें डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग कि ये जो परिमेय संख्याएं, इस भिन्न वाली संख्याएं है ना, P/Q के रूप में लिखे हो, तो चलिए यहाँ भिन्न वाली संख्या ही ले लेते हैं। या ये 2 जो है ना, 2/1 समझ सकते हो, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक, 0 को 0/1 कर सकते हो, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, अच्छा, भिन्न वाली संख्या ये ले लो भैया, 2/5, हाँ, और 2/5 और 3/2, ये ले लेते हैं। चलिए 3/2 से समझते हैं, 3/2 और 2/3। ठीक, इनको अगर हम दशमलव में बदलें तो दशमलव बदल सकते हैं कि नहीं, कैसे बदलेंगे, क्या करना होगा, भाग देना होगा, और क्या है ना, 2/3 कर लो, भाग दो भैया, तो कितना 0 दशमलव होगा, यहाँ 0, 3 छक 18 आ गया, और फिर यहाँ
2 आया, दशमलव बढ़ाए और 0 लिखो, 3 छक 18। ये कब तक करेंगे ऐसे? करता जाएगा, ऐसे होता जाएगा, ये शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये क्या है? अशांत दशमलव है। क्या है ये? अशांत दशमलव संख्या। तो इसको लिख सकते हैं 0.6 और ऊपर ये बार लगा देते हैं। ठीक है, तो यही इसका मतलब 6 की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो ये आवर्ती संख्या, आवर्ती मतलब वही संख्या की आवृत्ति बार बार हो रही है, वही संख्या बार बार आ रही है, तो ये दशमलव आवर्ती है। अब क्या शांत है कि अशांत है? ये शांत हो रहा है कि अशांत है? अशांत है। तो ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अब यदि इसको बदलें, इसको यदि बदलें 3/2 को, है भाग दीजिए, कितना आएगा? 2 1 के 2, 2 5 10 हो जाएगा, यही ना? कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो ये 1.5 आ गया। ये शांत हो गया कि अशांत है? शांत हो गया। तो ये 10, ये जो है शांत दशमलव संख्या हो गई। क्या हो गई? शांत दशमलव संख्या। ये क्या हो गई? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, एक ही वही आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, ये आवर्ती हो गई। अब आवर्ती ना हो करके, एक कंडीशन ये भी होता है, आवर्ती ना हो करके अनावर्ती हो, मतलब अनियमित रूप से ये अशांत रहे, अनियमित रूप से अशांत रहे, मतलब अशांत अनावर्ती जो संख्याएं होती हैं उनको परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं रखते हैं, उनको अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। बस समझ में आई? अब यहाँ पे यदि देखें पाई, पाई जो है ये होता है अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। इसको क्यों ऐसा? क्योंकि पाई का जो मान होता है ना वो अशांत होता है और अनावर्ती भी होता है, अशांत अनावर्ती होता है, इसलिए पाई को अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। और इसके अलावा और क्या अभी बताए? √3, √5, √2, इन सब संख्याओं को अपरिमेय संख्या के रूप में मानते हैं। तो इतनी संख्याएं समझ में आ गई अच्छे से। आगे बढ़ें, अब परिमेय संख्या का हम लोग परिमेय संख्या को बांटते हैं। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ से परिमेय संख्याएं कौन कौन हैं? ये पाई को छोड़ करके ये सभी संख्याएं जो हैं वो क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। तो इनको निकाल के नीचे रख दें, है ना? तो ये हो जाएंगी परिमेय संख्याएं, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, और 1 मिनट, ये फालतू की चीज़ें यहाँ पे हटा दें। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, वैसे भी PDF आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एक लिंक रहेगा जिस पर आप क्लिक करके पूरा PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे इस परिमेय संख्या को बांटते हैं हम लोग। ठीक है, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को भी 2 भागों में बांटेंगे। एक तो परिमेय संख्या, इसमें भिन्न वाली संख्या थी, क्या भिन्न वाली संख्या थी? देख रहे हैं ना, भिन्न वाली संख्या, लो यहाँ पे लिख दे रहे हैं भिन्न। और दूसरा बाकी धनात्मक ऋणात्मक शून्य सहित संख्या, धनात्मक ऋणात्मक शून्य सहित संख्या, भिन्न वाली संख्या, ये सब थी ना परिमेय में। तो धनात्मक ऋणात्मक शून्य सहित जो संख्याएं होंगी ना उनको हम कह लेंगे पूर्णांक। क्या कहेंगे? पूर्णांक। ठीक है, तो ये भिन्न वाली संख्याओं को, ये हो गई आपकी फ्रैक्शन। ठीक, और पूर्णांक को क्या बोलेंगे? इंटीजर। ठीक, ये अब भिन्न वाली संख्या, इसमें तो ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। भिन्न वाली संख्याओं में जैसे 2/3, 3/2, अभी हमने लिखा था ना 7/3, 3/7, ये सभी संख्याएं जो हैं ये भिन्न वाली संख्याएं हैं। ठीक, अब इधर पूर्णांक में क्या आ जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इधर करते जाइए, और फिर इधर -1, ये -1, -2, -3 करते जाइए। ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। अब पूर्णांक संख्या को भी बांट दो। ठीक है, इसको भी 2 पार्ट में कर लो। तो इसको जब 2 पार्ट में करेंगे ना तो यहाँ से निकल के आएगा क्या क्या? ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक संख्या शून्य सहित ये वाली संख्याएं, तो इसको जो है बांट देते हैं 2 भाग में। ये पहले तो ये ले लेते हैं धनात्मक वाली संख्याएं। तो जो धनात्मक वाली संख्याएं हैं ना इनको बोल देंगे हम प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। ऋणात्मक वालों को छोड़ दो। ठीक है,
ऋणात्मक को छोड़ दिए, बाकी क्या धनात्मक वाली संख्या प्राकृतिक संख्या हो गई। और इसी प्राकृतिक संख्या ये धनात्मक वाली कह रहे हैं ना, कौन कौन, इनका देखिए प्राकृतिक संख्याएं कौन होती, जिनका प्रयोग गणना करने में होता है, जिनका प्रयोग गणना करने मतलब गिनती करने में, कि आपसे कहा जाए कि जाओ देख के आओ वो कितने कापियां हैं, कितने कलम हैं, समझ। किताब को अगर फाड़ दिया जाए, या देखिए कहेंगे 2.5 किताब है किसी के पास, ऐसा होता है क्या, उनके कितनी संतान हैं, तुम कितने भाई बहन हो, हाँ 2.5 भाई बहन हो, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, 2.5 भाई बहन है, ये क्या है ना, 1.5 है, आधा भाई बहन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, नहीं गणना कर सकते हो। तो ये संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत नहीं आएंगी। प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत कौन सी संख्याएं आएंगी, जिनका प्रयोग गणना करने में करेंगे, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके। अब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को और शामिल कर दें, क्या करें, शून्य को और जब इसमें शामिल कर देंगे तो ये बन जाएगी क्या, बन जाएगी पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या। यहां हम लिखेंगे पूर्ण संख्याएं, ठीक है, ये लिख देंगे यहाँ पे पूर्ण संख्या, ठीक। शून्य को और इसमें शामिल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, क्या, होल नंबर, होल नंबर हो गया। इसमें शून्य को भी शामिल कर लो, ठीक, समझ में आया इतना। अब किसको बांटना है, देखिए कम करते आ रहे हैं ना, देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं, यहां ध्यान दीजिएगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं भिन्न संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या भी है ना। सभी पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं है। समझ में आ रही, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। तो देखिए जिस सिस्टम से क्रम से हम बताते जा रहे हैं, तो क्रम से यदि समझेंगे तो चीजें आसान होती जाएंगी। ये वाली संख्याएं उसमें तो हो सकती हैं, लेकिन वो वाली संख्याएं इसमें नहीं हो सकती हैं, सभी नहीं हो सकती, कुछ हो सकती हैं, ठीक। चलिए अब हम बांटेंगे प्राकृतिक संख्याओं को, ठीक है, दूसरा पेज लिया जाए ना। चलिए प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं को अब बांट के देखते हैं हम लोग। प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक संख्याएं, इसी पर आधारित प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को के आधार पर। अब प्राकृतिक संख्याएं इनको बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, तो ये हो गया नेचुरल नंबर। अब इसको जब डिवाइड करेंगे कुछ पार्ट में तो वो निकल के आएगा क्या क्या, प्राकृतिक संख्याओं को बांटें तो सबसे पहले सम संख्या लिखेंगे, फिर विषम संख्या लिखेंगे, फिर भाज्य लिखेंगे, अभाज्य लिखेंगे, सह अभाज्य लिखेंगे। तो ये सभी संख्याएं क्या आएंगी, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आएंगी। तो यहाँ हम लिखें सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, बहुत बढ़िया, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या होती है। अच्छा इंग्लिश में भी लिख दिया जाए, सम संख्या इवन नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, और भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। और अभाज्य संख्याएं इनको बोलते हैं प्राइम नंबर, ये हो जाएंगी क्या, प्राइम नंबर। और सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये हो गया, समझ में आया। ये नंबर को हटा दे रहे हैं, अभी लिखने में जगह कम पड़ जाएगी, ठीक है। कंपोजिट यहाँ पे एन लिख दे रहे हैं, समझ जाइए, कंपोजिट नंबर, ठीक। अब सम संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, हाँ जो संख्याएं दो से कट जाएं, दो से कट जाएं, दो से
कट जाएं या विभाजित हो जाएं, ऐसे कहिए अच्छा लगेगा। 2 से विभाजित हो जाती हैं, 2 से विभाजित होती हैं, ठीक। और या यूं कहिए 2 के पहाड़े में आएंगी, 2 का पहाड़ा पढ़ोगे, 2 के पहाड़े में भी आती हैं सम संख्याएं, ठीक। और विषम संख्याएं क्या होती हैं? हाँ, 2 से विभाजित नहीं होती, 2 से विभाजित नहीं होंगी, 2 से विभाजित नहीं होती या 2 के पहाड़े में नहीं आएंगी। और फिर भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं में कौन कौन सी आएंगी? 2 से अधिक गुणक होते हैं, ऐसे समझिए कि 2 से अधिक गुणक होते हैं, 2 से अधिक गुणक होते हैं, इतनी बात समझ में आई। और 2 से अधिक गुणक होते हैं, या यूँ कहिए 1 से कटती है, स्वयं से कटती है, किसी और से भी कटती है ना। भाज्य संख्याएं जो होती हैं वो 1 से कटेंगी, 2 से कटेंगी, और 2 से एक से कटेंगी, स्वयं से कटेंगी, किसी और से भी कट जाएंगी ना। इसको लिख दें क्या? चलिए यहाँ ऊपर करके लिख दे रहे हैं। भाज्य संख्याओं में 1 व स्वयं के अतिरिक्त भी किसी से कटती हैं ना, 1 व स्वयं के अतिरिक्त भी किसी संख्या से विभाजित होंगी। समझ में आया ना? इतना समझ जाइएगा आगे। 1 व स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित होंगी। अच्छा, अभाज्य संख्याएं, इसका क्या होगा? इसके 2 गुणक होते हैं। क्या? 2 गुणक, गुणक को क्या बोलते हैं? फैक्टर, ठीक है। 2 गुणक होते हैं ना। इसका मतलब ये जो संख्या होती है ये 1 से कटेगी, 1 व स्वयं से ही कटती है, 1 व स्वयं से विभाजित होती है, बस, और किसी से भी नहीं, 1 व स्वयं से विभाजित होती है। अब आगे आते हैं सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्याओं के अंतर्गत हम कहेंगे कि वे संख्याएं, अभी हमने बताया, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त और कुछ ना हो, और साथ ही साथ 1 के अलावा और किसी से ना कटे, ठीक है। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 1 के अतिरिक्त और किसी से भी विभाजित दोनों संख्याएं नहीं होनी चाहिए। और उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक। अब चलिए भैया, इसके बाद अब हम कुछ संख्याओं को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ शुरुआत करें 1, हाँ, 2, 3, 4, और यहाँ पे लिख दें 5, 6, 7 तक लिख दें। चलिए एक और लिख दे रहे हैं 8, छोड़ो 7 तक पर्याप्त है। इसी संख्याओं में से हम छांट करके कौन सम संख्या, कौन विषम, कौन भाज्य, कौन अभाज्य, सहभाज्य है, ध्यान से समझिएगा। ध्यान से पहले इसके गुणक देख लेते हैं, और किससे कटती है, जिससे कटती है वही उसका गुणक होता है ना। किससे कटती है इसके आधार पर सम विषम मिलेगा, गुणक कितने हैं इसके आधार पर भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य हो जाएगा। तो पहले गुणक हम लिख के देखते थे। तो गुणक यदि लिखें तो ये 1 किससे कटेगी? बस 1 से, इसका केवल 1 गुणक है। और 2 की बात करें तो इसका 1 है और साथ ही साथ 2 भी है। 3 की बात करें तो ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। ये 4 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 4 से कटेगा, और साथ ही साथ 2 से भी कट गया ना। अच्छा, अब 5 की बात करें तो ये किससे कटेगा? 1 से और 5 से। 6 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से कटेगा। इतनी संख्याओं से कट रहा है, इतने गुणक इसके हो गए। और ये 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। ये बात हो गई।
अब देखिए भैया, जिसमें दो गुणक हो जिसमें, वो सम संख्या होगी, जिसमें दो ना हो वो हो जाएगी विषम संख्या। ठीक, तो चलिए सम संख्याएं और विषम संख्याएं पहले यहाँ पे हम लिखते हैं। इसको लिखा जाए किस कलर से, चलिए पीले कलर से लिखेंगे, वो साफ दिखेगा दूर तक। तो सम संख्याएं कौन हो जाएंगी, 2, 4, 6, चलिए 6 तक लिखे ना, 8 भी एक लिख दे रहे हैं, तो ये ठीक है। और 8 के बाद एक और लिख दीजिए 10, ठीक है ना, 10। तो जिसमें वे संख्याएं जिसमें इकाई का अंक, ऐसे भी समझिए, जिस संख्याओं में इकाई का अंक बड़ी संख्या यदि है, तो यदि इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 हो, यदि इकाई का अंक, तो वो सम संख्या होगी। यदि कहा जाए सबसे छोटी सम संख्या कौन है, 2। सबसे बड़ी सम संख्या नहीं पता ना। और विषम संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होंगी, जिनमें 2 का गुणक ना हो, वो हो जाएंगी विषम संख्या। तो विषम संख्या में कौन कौन, 1, 3, 5, ज़्यादा कर रहे हो तुम लोग, 1, 3, 5 और 7, 9, जाने दो बहुत हो गया, ये हो जाएगी क्या, विषम संख्याएं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के अंतर्गत कौन आएगी, 4 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 4, 6, बस 2 ही लिखे यहाँ पे, इसके अलावा 8 भी हो जाएगा ना, इतना बहुत है। अच्छा, इसके बाद अभाज्य संख्याओं में कौन है, हाँ 1 क्यों नहीं है, 1 क्यों नहीं है, हाँ 1 ही है, इसमें केवल एक ही गुणक है, इसका केवल एक ही गुणक है। अभाज्य संख्या का ये परिभाषा से क्या, इसमें 2 गुणक होने चाहिए, एक से और स्वयं से, तो इसका मात्र एक ही गुणक है, इसलिए इसको अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं रखेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको मानेंगे, 2, फिर 2 के बाद 3, फिर 5, 7, हाँ 11, ठीक है। तो जितना यहाँ लिखे उतने में देखिए, चलिए 11 लिख दे रहे हैं, ठीक है, 11, 13, 19, 23 ऐसे करके। चलिए तो ये हो गया भैया अभाज्य संख्याएं। अब बात करते हैं सह अभाज्य संख्याओं की। तो अब इसको फैक्टर का काम खत्म हो गया, यहाँ से हम आप आसानी से लिख सकते हैं, इसलिए अब इसको ना यहाँ पे मिटा दें, जिससे यहाँ पे भीड़ कम हो जाए। जब भीड़ कम होगी तो चीज़ें, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो दूर से ही दिखाई दे जाएंगी ना। तो चलिए और ये भाज्य संख्या, इसको भाज्य के नीचे कर दें, ठीक, जिससे पीडीएफ भी देखने में अच्छा लगे, और आप यदि स्क्रीनशॉट लें तो फिर दोबारा देखें तो वो चीज़ें आसानी से याद रहें, बार बार रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ें बार बार क्या वैसे भी याद हो गया होगा ना। चलिए सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा देखिए भैया, यहाँ पे लिखें, अगर हम यहाँ पे लिखें 2 और 3, 2 और 3, ये सहभाज्य संख्या है कि नहीं है, ये सहभाज्य संख्या है कि नहीं है, ये सहभाज्य संख्या हैं। क्यों, क्योंकि एक के अलावा और किसी से भी ये नहीं कटेगी, दोनों एक साथ। अच्छा 2 और 9 देखें तो ये सहभाज्य संख्या है, ये 3 से तो कटेगी लेकिन ये 3 से नहीं कटेगी, दोनों एक साथ यदि किसी संख्या से कट जाएं तब जो है सहभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे यदि लिखें 2 और 8, अब नहीं है, ये क्यों नहीं है, दोनों 2 से कट जाएंगी, इसलिए सहभाज्य संख्या ये नहीं है। तो अब आसानी से पहचान जाओगे कि ये दोनों संख्याएं 2 से कट जा रही, दोनों संख्याएं 2 से कट जा रही, किसी से भी अगर कट जाएं, दोनों संख्याएं अगर किसी से भी कट जाएं एक के अलावा, तो वह सहभाज्य संख्या नहीं है। ये बात अच्छे से याद रखिए, क्योंकि एक प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास के आता है कि सिद्ध करिए कि √3 अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए। तो उसमें ये उपयोगी हो जाता है कि आप उसमें सिद्ध करते हुए लास्ट में आएंगे तो पता चलता है कि ये एक के अतिरिक्त किसी से और से भी कट रही है,
एक के अतिरिक्त किसी और से भी कट रही है, तब हमारा जो है वो अजम्पशन फॉल्स हो जाता है और हम कह देते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। उसको लगाने का तरीका हम बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम जो है संख्याओं के बारे में जानेंगे और प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे, और वो जो परिमेय संख्या सिद्ध करने वाली बात होती है ना, अपरिमेय संख्या, तो वो 1.2 वाला उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो सहभाज्य संख्या का जोड़ा यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, 2 3 5 7 11 13 कर लो, तो ये सभी क्या हैं? सहअभाज्य संख्याएं। तो इतने प्रकार की जो संख्याएं हैं इनको अच्छे से भैया याद रख लेना है। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्नावली पर हम लोग आते हैं। एक झलक एक बार फिर से देख लें क्या? चलिए एक झलक फटाफट। सम्मिश्र संख्याएं, इनके अंतर्गत सभी संख्याएं आ जाएंगी। ये होती हैं दो भाग में, वास्तविक काल्पनिक। और वास्तविक संख्या में से देखिए, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला दोगे तो सम्मिश्र संख्याएं हो जाएंगी। परिमेय संख्या अपरिमेय को मिला दोगे वास्तविक, इन सभी संख्याओं को मिला दोगे सम्मिश्र हो जाएंगी। ठीक है, और फिर इसके बाद आगे अभी हमने बताया परिमेय संख्या को दो भाग में बांट करके, भिन्न और पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं दो भाग में, पूर्ण और प्राकृतिक संख्या। फिर इसके बाद प्राकृतिक संख्या का हमने वर्गीकरण किया। प्राकृतिक संख्याओं का वर्गीकरण इस प्रकार से सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य संख्याओं के रूप में हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते फटाफट प्रश्नावली सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.1। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम प्रोडक्ट यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखना है। तो चलिए फटाफट करते हैं, बताते जाइए कि ये कितने से कटेगा। अभी हमने बताया, देखिए 0 से कटने वाली संख्या कौन होती है? जिसमें इकाई 2 से कटने वाली संख्या कौन होती है? जिसमें इकाई 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो ये 2 से कट जाएगी, इकाई इतनी है। तो 3 से कटने वाली संख्या कैसे पहचानते हैं? पहले जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर जो आता है, यदि 3 से कट गया तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। और फिर 5 से यदि 0 और 5 हो इकाई तो वो 5 से कट जाती है। 11 से कटने वाली संख्या कौन होती है? जिसमें ध्यान दीजिएगा 5 ये ऐसे, तो इसमें जो है सम संख्या और विषम संख्या पर स्थान पर अंकों का अंतर यदि 0 आ जाए या फिर 11 से के गुणक आ जाएं तो वो 11 से कट जाएगी। वैसे 0 अक्सर आ जाता है। हाँ, इसके अलावा 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, ऐसे करके 121 भी हो सकता है। तो इसको कैसे पहचानेंगे थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे सम संख्या और विषम संख्या में कैसे, ये 5 लिख लीजिए, 1 छोड़ करके 3, फिर 1 छोड़ करके 5, फिर इसमें से घटा दीजिए जो बचा हुआ है 4 और 4। ठीक है, ऐसे चेक करेंगे। 5 5 10 3 13 माइनस कितना 8। अब इसको घटाने पर यदि 0 आता तो ये 11 से कटती नहीं, तो नहीं, तो ये 11 तो आएगा नहीं, 5 आएगा, तो इसका मतलब ये 11 से नहीं कटेगी। ठीक है ना। तो ऐसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सी संख्या है जो 11 से कट जाएगी। आपको कम से कम 8 अंक की संख्या बतानी है, 8 अंक की ये संख्या है। इसमें अंक कितने हैं? 5। ऐसे ही आपको एक 8 अंक की संख्या खुद से बनानी है जो 11 से कट जाए, जिससे आपको पता चले कि जो है कौन सी संख्या 11 से कट जाएगी। ये आपका होमवर्क है, ये जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए ये कितने से कटेगा? 2 से काटिए, 2 से, 2 सते 14, फटाफट 2 सते 14, 2 से काटिए, 2 3 6 2 5 10। अब कितने से कटेगा? 5 आ गया ना, 5 से, 5 सते 35। अब ये 7 हो गया 1। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ये 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 5 गुणे 7, ये हो गया। अब ये अगली वाली संख्या, इसको भी देख लेते हैं। ये 1 5 और 6। ठीक है, इसको काटिए कितने? 2 से, 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से काटो, 2 3 6, 2 9 18, 3 से काट दो, 3 1 3, 3 3 9। अब ये 13 से ये 1 हो गया। अब इसको हम लिखेंगे कितना? 1 5 6, इतना बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही इस संख्या को काट के देखिए, यहीं काट दें क्या? लो यहीं से काट देते हैं। ये कटेगी 5 से, 5 से पहले काट दें, 3 से काटें। कैसे पता 3 से कटेगी? 5 2 7,
हैं, 5 2 7 8 7 15 3 18 आ गया। 18 3 से कट रहा है, मतलब पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो चलिए 3 से ही पहले काटते हैं ना, छोटी संख्या से, 3 से। तो 3 1 3, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर 2 से फिर 3 से फिर कट जाएगा, देख रहे हैं, 7 2 9। ऐसे ऐसे जो सोचिए, यदि ज़्यादा जोड़ने की इच्छा ना हो तो ऐसे ही जोड़ लीजिए। 7 2 9, 9 कट जाएगा और बचा क्या, 5 1 6, ये भी कट जाएगा, मतलब कट जाएगी। तो 3 से 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, है ना। अभी देखिए 4 2 6 5, अब नहीं कटेगी, अब नहीं कटेगी, अब कहाँ कटेगी, अब नहीं कटेगी, देख रहे हो, 5 4 2 6, 6 5 11 हो जा रहा है, नहीं कटेगी। अब इसको काटेंगे 5 से, तो 5 8 40, 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटिए, 5 1 5, 3 8 हो गया, 5 सते 35, अब ये 17 से कट गया और 17 यहाँ पे लिखेंगे 5। अब जो है इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, कैसे, 3 8, अच्छा 17 7 1 हो गया है, सही सही, ये होगा कितना, 1 ना। चलिए यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में 3 8 2 5, इसको लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ये हो गया भैया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब इसको देखें, यहीं पे काट के देखा जाए, ले कितने, 2 से काटें, 2 से काट दो, छोटी संख्या शुरुआत करो, कितना है, 1 5 और है ना, 1 5 और है। चलिए तो तब तो ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, बिल्कुल 5 से काटिए, तो 5 1 5 0 0 1, अब कितने से कटेगा, अब इसको काट के देखें तो ये ना तो 2 से कटेगा ना तो 3 से कटेगा। 7 से चेक करिए, 7 1 7, 3 बचा, 7 चौक 28 और 7 चौक 7 से कट जाएगा, 7 से देखिए, 7 1 7, 3 बचा ना, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 30 और 2 और 1 21 बन गया, तो 7 3 21, इतना हो गया। अब इसको देखिए अब कितने से कटेगा, अब ये जो है ध्यान दीजिए, सम संख्या विषम संख्या वाली बात कर लो, देखो ये 1 4 और 3 है, तो एक अंक छोड़ करके देख रहे हैं 3 ना, और घटाओ इसमें से 4, 0 आ गया, मतलब 11 से कट जाएगी, समझ में आया ना। हाँ 11 से काटो इसको, ये 11 एक कम 11 और बचा कितना 3, तो 11 3 33, ये हो जाएगा 13, एक कम 13। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में यदि लिखें, एक मिनट, ये पहला वाला हो गया और ये दूसरा वाला, ये पहला और ये दूसरा, ये तीसरा, और फिर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं चौथा वाला। चौथे में कितना बनेगा, 5, अच्छा ऐसे नहीं लिखना है, पहले लिखना है 5005, 5005 को लिखना है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। अब इसको देखते हैं भाई, ये वाला, ये कितने से कटेगा, ये जो है कटेगा, ये देखिए कितना 9 हो रहा है, 7 2 9 हो रहा है, बाकी 4 हो रहा है, 3 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं ना। 7 से चेक करें, 7 1 7, 7 5 35, 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगा ना, 9 से भी नहीं कटेगा, जब 3 से नहीं कट रहा है तो 9 से भी नहीं कटेगा। 11 से चेक करें तो ये 7 2 9 ना, देखिए विषम स्थान पर कौन कौन है, 7 2 9 और ये 9 4 13, नहीं घट करके 0 नहीं आ रहा है, मतलब 11 से भी नहीं कटेगी। 11 के बाद 13 से चेक करें तो 13 से कटेगी क्या, 13 39, ऐसे ही चेक करके इसको देखेंगे तो ये संख्या जो है 13 से देखें तो 13 से भी नहीं कटेगी। इसको चेक करेंगे हम लोग 17 से, ठीक है, 17 से ये संख्या कट जाएगी, तो 1 7 4 2 और 9, ठीक है। इसको काटेंगे तो 17 से भाग दीजिए, कितना होगा, 17 भाग दिया जाए
चलो भाग दे लेते हैं। ये 7 7 4 2 9 है ना, ये 17, ये लगभग 6 बार जाएगा। 7 छंग 42, 4 ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 4 7 चौक 28, बचा 2, हाँ 4 1 4 2 6। अब इसको घटाइए तो 8 6 14 ना, और ये बचा 2, और 17 तियाँ 51, यहाँ बचा 1 1 और ये 9, ठीक है। और 17 सत्ते 119, ठीक है, ये हो गया। तो ये 17 से कटेगा तो आया 4 3 और 7, ठीक है। अब इसको चेक करिए, ये कितने से कटेगा, ये फिर से काटेंगे इसको कितने से, 17 दूनी 34, ये इसको 19 से काटिए, है ना। ये 4 3 7 चेक करिए 19 से, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, और ये बचा कितना, 8 8 5 13, और ये बचा 7। अब कितना बार जाएगा, 19 तियाँ 57 ना, कट जाएगा। तो ये कितना आया, 23। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7 4 2 3 बराबर कितना आ गया, 17 गुणे 19, अच्छा ये 2 9 है, ठीक है, 17 19 और 23, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, ठीक। अच्छा, तो चलिए अब इसके बाद हम लगाते हैं ये चौथा, ये पांचवा वाला हो गया। अब इसके बाद दूसरा वाला देखिए भैया, दूसरा प्रश्न, ये दूसरा, इसमें क्या कर रहे हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता ही है हमेशा। दोनों संख्याएं, जिन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, उन दोनों संख्याओं का गुणा कर लें और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर दें, दोनों बराबर ही आता है। तो हम पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो कैसे निकाला जाए, गुणनखंड से ही निकाल लो, ठीक है। तो ये 26 है, तो 26 को लिखेंगे कितना, 13 दूनी 26 ना, और इस 91 को लिखें तो ये कितने से कटेगा, 7 से, 7 1 के 7, और 7 1 के 7 2 बचा, 21 हो जाएगा, है ना, 7 3 के 21, तो ये कितना बनेगा, 13 13 सते 91, ऐसे ही समझ लीजिए, 13 सते 91। अच्छा, ये हो गया। अब इसका हम निकालेंगे क्या, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में हो वही होता है एचसीएफ। तो दोनों में क्या है, 13, दोनों में जो है वो हो जाएगा। अच्छा, पहले गुणनखंड कर लिया जाए क्या, नहीं, जगह कम पड़ जाएगी। चलिए, तो ये हो गया एचसीएफ, और फिर इसके बाद लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो दोनों में है उसको लिख लो, जैसे 13, इसके बाद जो बचा हुआ है वो 7, ठीक है। अब इसका कर लीजिए गुणा की, 13 दूनी 26 और गुणे 7, तो 7 छंग 42, बचा 4, और 7 दूनी 14 4 18, यही ना होगा। अच्छा, ये एलसीएम और एचसीएफ आ गया। अब हमको करना क्या है, इसके बाद निकालना है दोनों संख्याओं का गुणनफल। आप नीचे से लिखोगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ये कितना बनेगा, ये 26 गुणे 51, ठीक। फिर यहाँ लिखेंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है, 13, और ये कितना है, 182। इसका गुणा करेंगे तो दोनों में बराबर आएगा, ठीक है। गुणा किए हैं, कितना आया है, 13 66, अच्छा दूसरे में 23 66, अच्छा दूसरे में
पक्का? सही है। चलो, तो ये हो गया दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना, और ये HCF गुणे LCM। इतना लिखने के बाद एक लाइन नीचे जरूर लिखना है। क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ऐसे, ठीक। इसी प्रकार से इन दोनों संख्याओं का भी आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो निकाला जाए, तो LCM HCF निकाल लिया जाए फटाफट। इसमें क्या करना है, देखिए 510 है ना, 510। अब देखिए 10 लिखा है तो 10 को लिख सकते हो 2 गुणे 5, इतना ये हो गया। अब बचा 51। 51 ये कटेगा किससे? 51 का गुणनखंड कर लो। 51 का हो जाएगा 3 से कटेगा, 3 से कटेगा ना, 3 1 के 3 2 5, 3 सते 21, 17 आया। तो इसके अलावा 5 के ये 10 का तो हो गया 2 गुणे 5, और फिर 51 को लिख सकते हैं 17 तियाँ 51, ये हो गया। इसी प्रकार से इस 92 को हम लिख देंगे कितना, ये 2 से कटेगा ना, तो पहले 2 लिखिए। अब 2 से जब काटेंगे तो यहाँ बचेगा 2 दूना 2 चौक 8, 2 जो छक 12, कितना बचा है। अब इसको तोड़ दीजिए, तो ये कटेगा 2 से, और 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, तो यही बचेगा। इसको तो काट नहीं सकते। ये गुणनखंड हो गया। तो अब इसके बाद लिखेंगे HCF। इसका HCF कितना, जो दोनों में है 2। फिर लिख दीजिए LCM। अब 2 दोनों में है उसको, फिर जो बचा हुआ है उसको भी लिखना है। क्या बचा? 1 2 और 1 3, 1 5 और 17 23। तो 1 2, 1 ठो 3, 1 5 और 1 17 और 1 ठो 23, ये हो गया। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? गुणा किए नहीं किया है? कितना हुआ है? 23,460, यही आया है। अच्छा, तो ये HCF और LCM हो गया। अब इसके बाद देखिए फिर वही काम करना, इसको मिटा के हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या करना है, इतना LCM HCF निकालने के बाद फिर लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना। क्या लिखना है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, और फिर LCM गुणे HCF, ठीक। तो दोनों संख्याओं का कौन सी संख्या है? 510। ये गुणा किए हैं ना, नहीं किए हो तो कर लो। 510 और गुणे 92, कितना आया? 46,920, ये हो गया। फिर LCM और HCF का करेंगे। ये 2 गुणे कितना है? हाँ, 2 गुणे 23, हाँ 2 गुणे 23, 460। इसका गुणा करेंगे फिर वही आएगा, 4 6 9 2 0। ये अब दोनों बराबर आएगा। फिर यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है। इसी प्रकार से ये तीसरा वाला भी लगा लिया जाएगा। तो चलिए अभी लगा लेते हैं, इसको मिटा दें अपना। हाँ, समझ में तो आ ही गया होगा। और यदि नोट करना हो तो भैया बैक करके नोट कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो अगला वाला सवाल इसी में भी यहीं लिख लेंगे। चलिए, तो ये बना कितना? 336। ये 336, ये 3 से काटा जाए, 3 1 के 3, अच्छा 2 से कटेगा, हाँ पहले 2 से काटिए, छोटी संख्या शुरुआत करिए। तो 2 1 के 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 से काट दो, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से काटिए, 2 चौके 8 दूनी 4, फिर 2 से काटिए। अब 3 से 3 सते 21। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कितना? 2 कितनी बार है? 3 4 बार, और 1 3 है, और 1 7 है। ये कहानी इसकी हो गई। अब इसके बाद 54 का कर लेते हैं। या चलिए, अब इसके बाद ये 54 का कर लो। तो ये कितने से कटेगा? 2 से तो कटेगा ना। एक बार 2 लिखेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 सते 14, यही ना। फिर 27 का कर लो, 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया। अब फिर इसके बाद निकालेंगे HCF। 2 है, 3 है, बस और कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 6। फिर निकालेंगे LCM,
ये कितना बनेगा, 2 और 3 तो लिखना ही पड़ेगा, 2 और 3 इसका आ गया, 2 और 3 इसका आ गया। इसके अलावा 2 बार 3 बचा हुआ है, 3 बार 2 बचा हुआ है, तो 3 बार 2 लिख लीजिए, हाँ, और 2 बार 3 लिख लेंगे, और इसके अलावा एक बचा है 7, ठीक है ना। इसका गुणा किए हैं, गुणा करिए फटाफट, कितना आएगा, 30 24, पक्का सही है। चलो फिर दोनों संख्याओं का आप गुणनफल करेंगे यहाँ पे हम, हाँ, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या क्या है, ये है 336 गुणे 54, ये गुणा करेंगे तो आएगा 18,144, ऐसे ही। अच्छा, फिर एलसीएम एचसीएफ करिए, ये 6 गुणे 30 24, तो ये आएगा, तो वही आना चाहिए 18,144 ना, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 14, हाँ ठीक है, 6 तरीक 18। तो ये हो गया दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। तो ये तीनों प्रश्न इस प्रकार से ये हो गए। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये तीसरा वाला। इसमें क्या करें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट ज्ञात करते हैं। तो ये पहला प्रश्न जो है ये रहा 13, कितना है 12, एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये हो गया 12, 15 और 21 ना। तो 12 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 तियाँ 12, 3 पचे 15 और ये 3 सते 21, ठीक। इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ इसका कितना आएगा, 3 सब में है बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, तो 3 हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो बचेगा उसको लिखेंगे 3, फिर क्या बचा, 2 बार 2 और कुछ, एक 5 और एक 7, ये कर लीजिए। तो कितना, 5 दूनी 10 हो गया, और ये 10 हो गया, तो 3 दूनी 6, 6 सते 42, तो 42 हो गया। ये 5 दूना 10, एक ठो 0 लगा दो, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा हम लगाएंगे ये वाला 17, ये भैया इसको केवल 17 से कटेगा, तो इसको लिख लो 1 गुणे 17, और फिर 23 को लिखोगे कितना, 1 गुणे 23, और 29 का लिखोगे कितना, 1 गुणे 29, ठीक है। अब निकालेंगे क्या, एचसीएफ कितना आएगा, 1 सब में है बस, और कुछ नहीं है। फिर इसके बाद एलसीएम लिख लो, क्या, ये गुणा करो जल्दी से, 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक है। ये गुणा करके बताइए जल्दी से कितना आएगा। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे आगे अगला सवाल, ये 8, 9 और 25 का। चलिए फटाफट बताएं कितना आएगा, 17, 23, 29 का गुणा करें, जल्दी जल्दी जल्दी। ये गुणा तो सबको आता है ना, हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किसी को गुणा यदि नहीं आता हो तो वो भी सिखाएंगे, ठीक है। चलिए, यदि ना आता हो तो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि गुणा ना आए। तो चलिए गुणा करते रहिए, हम इसको लगा रहे हैं तब तक। तो ये 8 का ये तो गुणनखंड करोगे, नहीं आप लगाइए, गुणा करिए फिर लगाएंगे। तो हम लोग चैप्टर वाइज जितने भी हैं ना प्रश्नावली, एक वीडियो में पूरा एक प्रश्नावली प्रयास करेंगे कि एक वीडियो में एक प्रश्नावली अच्छे से कंप्लीट हो जाए, फिर दूसरे वीडियो में दूसरी प्रश्नावली। कुछ एक प्रश्नावलियां ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा है ना, तो प्रयास करेंगे कि यदि आप लोगों को लगेगा बोर नहीं हो रहे हैं तो वो सारी चीज़ें उसी में सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो 2 वीडियो में, नहीं तो बाकी चैप्टर वाइज क्रम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कितना आया है, 1 मिनट आराम से, कितना, 11,339, यही है। अच्छा, अब ये हो गया। अब इसका देखिए भैया, 8 का करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, और ये 9 को कर देंगे 3 तियाँ 9, 25 का हो जाएगा 5 गुणे 5, सही है। अच्छा, अब इसका निकाल लो एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ इसका क्या, 2 इसमें नहीं है, दोनों में कुछ भी नहीं है, तो 1 गुणे करके लिख लो यार, तो 1 सब में ये हो जाएगा। और फिर एलसीएम अब देखें,
तो भैया क्या ये 8 पूरा लिखना पड़ेगा, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो 8 गुणे 9 गुणे 25 करना होगा, है ना। तो कितना आएगा 72 गुणे 25 करिए कितना आएगा, ये हो जाएगा 1800। ठीक, ये एलसीएम एचसीएफ ये तीसरा हो गया। 3 प्रश्न और बचे हुए, फटाफट इनको भी खत्म करते हैं। देखिए एचसीएफ इतने का 9 दिया हुआ है तो एलसीएम इतने का निकालना। अभी हम लोग देखे हैं कि दो संख्याओं का, ध्यान दीजिएगा, क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, अभी देखे थे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या, एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही तो किए थे, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दोनों संख्याएं देख लो भैया, तो ये आ गई 3 0 6 और गुणे 6 5 7, और इसका एचसीएफ कह रहे हैं 9 गुणे एलसीएम कर लेंगे। तो यहाँ से एलसीएम बराबर क्या आएगा, अब एलसीएम ये 9 को इधर कर लो, तो 3 0 6 गुणे 6 5 7 बटे 9, ये 3 से काटे, 3 3 9, 3 1 3 0, 3 दूनी 6, फिर 3 से काट दो तो ये आ जाएगा 3 3 9, 3 चौक 12, ये गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा 34 गुणे 6 5 7, ये गुणा करके जल्दी से बताइए। ठीक है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका गुणा करने पर कितना आएगा। ठीक है, साथ में लगा लेना इसको पूरा। ठीक है, अगला लगाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 5वां। इसमें कह रहे हैं जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या ये 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है, तो देखिए 0 पर यदि समाप्त होगी, ध्यान दीजिएगा, ये 10 है या कुछ भी संख्या है तो 10 का गुणा होगा उसमें। यदि 0 पर समाप्त हो रही है तो उसमें कम से कम 10 का गुणा जरूर होगा। तो यदि 10 का गुणा होगा तो ये 10 का गुणनखंड क्या बनेगा, 2 और 5। तो यदि इसके गुणनखंड में कहीं भी 2 और 5 दोनों आ जाएं तभी ये 0 पर समाप्त हो सकती है। कोई भी संख्या उसका गुणनखंड करें और गुणनखंड में 2 और 5 दोनों मिल जाना चाहिए। तो चलिए चेक करके देखते हैं यहाँ पे दोनों मिल रहा है नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे 6 पावर n, तो ये बन सकता है 2 गुणे कितना, 6 को कर सकते हैं 2 गुणे 3 की घात n। अब इसको आप लिख सकते हो 2 की घात n गुणे 3 की घात n। तो इसके गुणनखंड में यहाँ पे आप लिखोगे कि इसके गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या, क्या लिखेंगे, 0 पूरा ऐसे लिख दें क्या, 0 पर समाप्त होने वाली संख्या, समाप्त होने वाली संख्या के गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 व 5 आना आवश्यक है ना। ऐसे लिख दें, सेंटेंस सही लग रहा है, फिर से पढ़ लो। 0 पर समाप्त होने वाली संख्या के गुणनखंड में 2 व 5 का आना आवश्यक है। ठीक, यहाँ लिखेंगे परंतु 6 पावर n के गुणनखंड में n के किसी भी मान के लिए, n का मान चाहे 1 हो 2 हो 3 हो चाहे जितनी बार हो, 5 तो आएगा नहीं, n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए 5, अच्छा किसी भी मान के लिए 2 तो आएगा, 2 तो है, परंतु क्या नहीं है, परंतु 5 नहीं आएगा, परंतु 5 नहीं आएगा। अतः क्या, यह 2 पर समाप्त नहीं हो सकती। अतः संख्या 2 की घात 6 की घात ना, 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, बताइए।
शून्य पर समाप्त, क्या कंफ्यूजन है क्या? अभी बताए, फिर से सुनो, इसीलिए सबको डाउट हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखे, पूछ लिए। देखिए सुनो पहले, शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या का के गुणनखंड में 2 और 5 का आना आवश्यक है ना। 0 पर यदि समाप्त हो रही संख्या तो 2 और 5 अवश्य आएगा, समझे। तो यहाँ पे अभी बताया कि 6 पावर n का यदि गुणनखंड करें तो 2 तो आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। जब 5 नहीं आ रहा है तो शून्य पर समाप्त हो सकती है? अभी भी नहीं समझे। देखो, शून्य पर यदि समाप्त होगी ना तो 2 और 5 आना चाहिए। अरे भैया, शून्य पर समाप्त होगी तो गुणनखंड में लास्ट में 10 है, तो 2 और 5 बनेगा कि नहीं बनेगा? 2 और 5 बनेगा। 2 और 5 बना तभी ना 0 आया, और 2 और 5 नहीं है तब 0 नहीं आएगा। बस यही बात है। तो इसमें 2 तो बन रहा है लेकिन 5 नहीं आएगा, इसमें 5 नहीं आएगा, यानी कि किसी भी मान के लिए। तो जब 5 नहीं आएगा, अतः शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं होगी लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आया? चलिए, इसके बाद ये प्रश्न 6वां, इसमें कह रहे हैं व्याख्या कीजिए कि, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे, व्याख्या कीजिए कि तेरी की ये 7 गुणे 11 गुणे 13 और गुणे, अच्छा गुणे नहीं धन है, 13 धन 13 ना, और ये संख्या भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। तो ये देखिए, इसमें 13 है, यहाँ भी 13 है कि नहीं? इधर इधर देखिए, पहले बाद में नोट करना। इसमें 13 है, यहाँ भी 13 है, इसको कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? 13 कॉमन ले लो तो बचेगा यहाँ कितना? 7 गुणे 11 और धन 1, यही ना बनेगा। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो संख्या है ये 13 से कट जाएगी नहीं कट जाएगी? रुको, ये जैसे हम लिख दें यहाँ पे 18, 18 को हम लिख सकते हैं कितना? 9 दूनी 18। तो अगर ये 2 आ रहा है, गुणे 9 आ रहा है, तो क्या ये 18 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी? 2 से कट जाएगी। 9 से कट जाएगी नहीं कटेगी? कट जाएगी। तो यदि इस संख्या, ये जो भी संख्या है, इसमें 13 का गुणा है कि नहीं है? इस संख्या में 13 का गुणा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 13 गुणे इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ रहे हो? अच्छा भैया रुको, ये देखिए, ये 7 गुणे 11 गुणे 13 और धन 13 है कि नहीं? तो यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है। इसको अगर हम कॉमन लें तो हम लिख सकते हैं 13 और फिर ब्रैकेट में बनेगा 7 गुणे 11 धन 1, बना इतना। अच्छा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो ये 11 सते 77 और धन 1 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? अब इसको लिख सकते हैं 13 गुणे कितना? 78 हो जाएगा ना। अब इसको देखो, ये 13 गुणे, अब ये 2 से कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा? 2 से कटेगा, कितना बचेगा यहाँ पे? 2 3 6, 2 9 18, इतना कुछ बचा। या इसको और भी तोड़ोगे तो ये आएगा 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 बनेगा, इतना बना। अब ये बताओ, जो भी संख्या यहाँ रही होगी वो संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी? कट जाएगी। 13 से कट जाएगी नहीं कट जाएगी? कट जाएगी। बस यही बता रहे थे। तो इतना सब लिखने की यहाँ ज़रूरत है नहीं, बस यहाँ 2 लाइन इतना लिख दीजिए। इसके बाद बता दीजिए कि ये संख्या 13 से कट रही है। ये संख्या स्वयं से, एक से और स्वयं से तो प्रत्येक संख्या करती है, एक और स्वयं से प्रत्येक संख्याएं करती हैं, एक और स्वयं के अलावा भी ये संख्या 13 से कट रही है। यहीं पता चल गया 13 से कट रही है, आगे करने की जरूरत नहीं है। तो 13 से कट रही है, जिसका मतलब ये क्या है? भाज्य है कि अभाज्य है? तो एक और स्वयं के अतिरिक्त भी किसी से कट रही है ना। तो अभी हमने बताया एक और स्वयं के अतिरिक्त भी किसी से कटे तो भाज्य होती है, तो ये भाज्य हो जाएगी। समझ में आया? तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, बस इतना ही यहाँ पे लिखना है कि यह संख्या जो है, ये संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे यह संख्या, एक मिनट, यह संख्या एक व स्वयं के अतिरिक्त, ऐसे कहिए, यह
संख्या एक व क्या स्वयं के अतिरिक्त, किससे? एक व स्वयं के अतिरिक्त 13 से विभाजित है, 13 से विभाजित है। अतः दी हुई संख्या, अतः दी हुई संख्या या दी गई संख्या, दी गई संख्या क्या है? भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। समझ में आया? इसी प्रकार से दूसरा कर लेंगे, दूसरा वाला कर लेंगे ना। चलिए जल्दी जल्दी बताइए कैसे करेंगे। 7 गुणे 6, आओ करके बताओ। 7 गुणे 6 गुणे 5 और गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। चलो बताओ, हम अपने मन से अब नहीं लिखेंगे। बोलो क्या लिखें अब? कॉमन कितना लें? यहाँ +5 है ना, और इसमें भी 5 है, तो क्या कॉमन लेंगे? 5 कॉमन ले लो, तो बचेगा कितना? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और धन 1, ये बचा। अब क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? यह संख्या, क्या लिखेंगे? बोलो। यह संख्या, एक मिनट रुक जाओ। यह संख्या यह संख्या एक व स्वयं के अतिरिक्त, हाँ, यह संख्या एक व स्वयं के अतिरिक्त 5 से विभाजित है। अतः दी हुई संख्या या दी गई संख्या भाज्य संख्या है, दी गई संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अब भैया इस चैप्टर का अंतिम सवाल ये रहा। किसी खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ है। खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सानिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया नहीं, सानिया है। सानिया, अच्छा सोनिया है, ठीक है। तो सोनिया को जो है कितना समय लगता है? ये ऐसे सोनिया दौड़ना शुरू की यहाँ से, ठीक है। और कितना समय ले रही है सोनिया? कितना समय ले रही है एक चक्कर लगाने में? सोनिया कितना समय ले भैया? 18 मिनट ना। सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा देती है, ऐसे घूम के 18 मिनट में आ गई। फिर क्या? जब किसी मैदान का चक्कर लगाने में, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। ये जो रवि है इसको कितना समय लगता है? रवि भी यहीं से शुरू करेगा। रवि को कितना समय लगा? 12 मिनट। लो, रवि को लगेगा 12 मिनट। ठीक है, फिर क्या करें? मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से, यहीं से एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं दोनों एक साथ। तो कह रहे हैं कितने समय बाद पुनः वो प्रारंभिक स्थान पर यही मिलेंगे, कितनी देर बाद? ध्यान दीजिए। तो अब जब दौड़ना शुरू किए, रवि आगे निकलेगा। कौन तेजी जा रहा है, रवि या फिर सोनिया? सोनिया को 18 मिनट लग रहा है ना, इसको कम समय लग रहा है, इसका मतलब वो तेजी जा रहा है। तो रवि आगे बढ़ेगा कि सोनिया आगे आएगी? जब दौड़ते हुए आगे कौन होगा? रवि आगे आगे, सोनिया पीछे पीछे दौड़ रहे हैं ना। तो एक समय आएगा कि देखो सोनिया पीछे है, रवि आगे है, तो फिर एक समय आएगा रवि एक चक्कर पहले पूरा करके उसके पीछे हो करके उसके साथ हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना। तो वो समय कितना होगा, वो चीज़ निकालने के लिए इसका हमको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो फटाक से निकाल लीजिए एलसीएम इसका। चलिए तुरंत बताइए कितना होगा एलसीएम। 18 है और ये 12 है, तो 18 का करेंगे 9 दूनी 18, 2 तियाँ 6 तिरिक 18 हुआ। 12 का कर लो, 2 दूना 4 तियाँ 12, ये बना। एलसीएम निकालो फिर।
LCM, ठीक है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, इसके अलावा एक 2 और बचा है, एक 3 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 3 6 और ये 6 6 छक्के 36। कितनी देर बाद रवि सोनिया को पकड़ लेगा पीछे से? 36 मिनट बाद ना। अच्छा, ये जो है पूरा चैप्टर आपका ये कंप्लीट हुआ। तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 1.2 के साथ। चलिए।